नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक महान लेखक और दार्शनिक खलील जिब्रान की। उनकी कहानी आत्मज्ञान। बेरूत की एक वर्षाकालीन रात में सलीम आफंदी अपनी मेज के पास बैठा किताबों के पन्ने पलट रहा था। उस मेज पर पुरानी पुस्तकों और कागजों का ढेर लगा हुआ था। वह कभी कभी सिर उठाकर अपने मोटे मोटे होठों से सिगरेट का धुआं छोड़ देता था। इस समय उसके सामने दर्शन की एक छोटी सी किताब थी जो सुकरात ने अपने प्रिय शिष्य अफलातुन के लिए आत्मज्ञान के विषय पर लिखी थी। सलीम आफिंदी उस बढ़िया किताब को पढ़ रहा था और प्राचीन दार्शनिकों की वे उक्तियां याद कर रहा था जो उस विषय से संबंधित थीं। यहाँ तक कि पश्चिमी और पूर्वी दार्शनिकों के सारे दृष्टिकोण और उसकी धारणा शक्ति में ताजा हो गए और उसका व्यक्तित्व आत्मज्ञान की गहराइयों में डूब गया। अचानक वह चौंका और अंगड़ाई लेकर ऊंची आवाज में कहने लगा, हाँ, आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान का उद्गम है। इसलिए मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं अपने को पहचानूं, अपने व्यक्तित्व के सारे तथ्यों को जान लूं, उसके हर पहलू और कोने से परिचय प्राप्त करूं। मेरे लिए यह उचित है कि आत्मा के रहस्यों पर से पर्दा उठाऊं और अपने दिल के भेदों के संबंध में जो शंकाएं मुझ में हैं उन्हें दूर कर लूं। मेरे लिए यह अनिवार्य है कि अपने आंतरिक अस्तित्व का उद्देश्य अपने बाह्य अस्तित्व को बतला दूं और अपने बाह्य अस्तित्व के रहस्यों को अपने आंतरिक अस्तित्व पर खोल दूं। क्या व्यक्ति है खलील जिब्रान जी। आपको बताती चलूं कि वो भारतवर्ष में बहुत दिनों तक रहे थे। ये वाक्य उसने एक अजीब जोश के साथ कहे। उसकी आंखों में आत्मज्ञान की प्रतीति की लपटें भड़क रही थीं। इसके बाद वह सामने वाले कमरे में गया। वहां एक आईना था जो कमरे के फर्श को छत से मिला रहा था। उसके सामने वह एक मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी नजरें अपने प्रतिबिंब पर जमी हुई थीं। वह अपने चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था, अपने सिर, अपने शरीर और अपने समूचे व्यक्तित्व का निरीक्षण कर रहा था। आधे घंटे तक वह इसी तरह जड़वत निश्चल खड़ा रहा, मानो शाश्वत के चिंतन ने उसे ऐसे विचार प्रदान किए थे जो अपनी उच्चता के कारण भयंकर थे और जिनकी सहायता से वह अपनी आत्मा की गुत्थियां सुलझा सकता था और अपने व्यक्तित्व की शून्यता या रिक्तता को प्रकाश से भर सकता था। आप जब विचारों में डूब जाएंगे, अगर आप एक विचारशील और अध्ययनशील प्राणी होंगे तो आपको वो विचार कभी कभी भयभीत कर देगी। जैसे गीता को पढ़ने के बाद लगता है कि संसार में रहना मुश्किल हो जाएगा, उसी तरह से कभी कभी विचारों का सैलाब आपको भयभीत कर देता है, जो कि हम खलील जिब्रान के शब्दों में भी पढ़ते हैं। आधे घंटे तक वह इसी तरह जड़वत निश्चल खड़ा रहा, मानो शाश्वत के चिंतन ने उसे ऐसे विचार प्रदान किए थे जो अपनी उच्चता के कारण भयंकर थे। उसने अपने होंठ खोले और अपने मन को संबोधित करके धीरे धीरे कहने लगा, मैं नाटा हूँ। इसी प्रकार नेपोलियन और विक्टर ह्यूगो भी नाटे थे। मेरा माथा कम चौड़ा है। इसी प्रकार सुकरात और स्पिनोजा के माथे भी तंग थे। मेरे सिर के अगले भाग के बाल उड़े हुए हैं। यही हाल शेक्सपियर का था। मेरी नाक लंबी और एक तरफ झुकी हुई है। इसी प्रकार वाल्टियर और जॉर्ज वाशिंगटन की नाक भी लंबी और एक तरफ झुकी हुई थी। मेरे होठ मोटे हैं और नीचे का होठ आगे निकला हुआ है। इसी तरह ससेरन और चौथी लुई के भी होठ मोटे थे और उनका निचला होठ आगे निकला हुआ था। मेरी गर्दन मोटी है। इसी प्रकार हॉनिबाल और मार्कस अंटोनियो की गर्दन भी मोटी थी। मेरे कान लंबे और जंगली पशुओं की तरह झुके हुए हैं, पर इसी प्रकार बूढ़ों और सर वान डेनर के कान भी लंबे और जंगली जानवरों की तरह झुके हुए थे। मेरे गालों की हड्डियां उभरी हुई और कल्ले पिचके हुए हैं। यही हालात लाफियात और लिंकन की थी। मेरी ठोड़ी धसी हुई है। इसी प्रकार गोल्ड स्मिथ और विलियम बट की ठोड़ी भी धसी हुई थी। मेरे कंधे ऊंचे नीचे हैं। इस प्रकार गेटी और साहित्यिक इसहाक के कंधे भी ऊंचे नीचे थे। मेरी हथेलियां भद्दी और उंगलियां छोटी हैं। यही हालात ब्लैक और दांते की थी।
सारांश यह है कि मेरा शरीर कमजोर और दुबला पतला है और यह उन चिंतकों एवं दार्शनिकों की विशेषता है जिन्होंने अपनी शारीरिक शक्तियां बौद्धिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगाई थी। आश्चर्य की बात है कि वालाजाक की तरह जब तक मेरी बगल में कहवा की केतली न हो मैं लिख पढ़ नहीं सकता। इसके अलावा मैक्सिम गोर्की और टॉलस्टॉय की तरह मुझे भी पागलों और बाजारी लोगों से मिलने का शौक है। शायद ये प्रत्येक लेखकों का शौक होता है। यही नहीं बल्कि बैतून और वाल्ट विटमन की तरह मुझे भी हाथ मुंह धोए 2-2 दिन हो जाते हैं। इन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बोकाशियो और रेवाली की तरह मुझे भी औरतों की बातें मालूम करने में मजा आता है, विशेषकर उन गतिविधियों को पूछने में जो वे अपने पतियों की अनुपस्थिति में करती हैं। पति नाम का प्राणी जो है ना, उफ। अब केवल 2 प्रश्न रह जाते हैं। एक तो यह कि मैं शराब का शौकीन क्यों हूँ और दूसरा यह कि मुझे घी में तले हुए पदार्थ और चुने हुए खाने ही क्यों पसंद है। इसका जवाब यह है कि मेरा पहला शौक अबू नवास डी मूसा और मार्को के शौक से मिलता जुलता है और दूसरा शौक नहीम पितरस आजम और सुल्तान बशीर शहाबी के शौक से के जैसा है। सलीम आफांदी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर अपना माथा पकड़कर कहने लगा, यह हूँ मैं और यह है मेरी वास्तविकता। दूसरे शब्दों में मुझ में वे सारी विशेषताएं हैं जो इतिहास के प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक के बड़े बड़े लोगों की विशेषताएं रही। उस नए युवक के लिए जिसमें ये विशेषताएं विद्यमान हो, आवश्यक है कि वह इस संसार में कोई बड़ा काम करे। आत्मज्ञान तो विज्ञान और दर्शन का अंतिम उद्देश्य है और मैंने आज की रात अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए मैं आज ही की रात से वह महान कार्य प्रारंभ करूंगा जिसकी ओर मुझे इस संसार को वास्तविकता बुला रही है। वह वास्तविकता विभिन्न एवं अनेकानेक मूल तत्वों की गहराइयों में छिपी है। मैंने नूह से लेकर सुकरात और बोकासियो से लेकर अहमद फराज सदायक तक के बड़े बड़े लोगों की संगत स्वीकार कर ली है। मैं नहीं जानता कि वो महान कार्य क्या है जो मेरे हाथों संपन्न होने वाला है, लेकिन जिसकी बाहरी व्यक्तित्व और आंतरिक अस्तित्व में वे सारे गुण विद्यमान हो जो मुझ में है, वह निश्चय ही संसार के चमत्कारों में से एक होना चाहिए। मैंने अपने को पहचान लिया। हाँ, देवताओं की कसम, मैंने अपने व्यक्तित्व को जान लिया। इसलिए मुझे तब तक जीवित रहना होगा, मेरे व्यक्तित्व को तब तक कायम रहना होगा और इस संसार को संसार के रूप में तब तक बाकी रहना होगा जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूं। सलीम आफंदी कमरे में टहलने लगा। उसके घिनौने चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी और एक ऐसी आवाज में जिसका सुरीलेपन से वही संबंध था जो बिल्ली की म्याऊं म्याऊं का हड्डियों की खड़खड़ाहट से होता है। अबू लल्ला मुअर्रा का यह शेर बार बार पढ़ रहा था। मैं अगरचे आखिरी जमाने में पैदा हुआ हूँ, लेकिन वह काम करूँगा जो मेरे आगे वाले कर न सके। वाह। थोड़ी देर के बाद हमारा यह दोस्त बिखरे हुए कपड़ों में अपनी खटिया पर गहरी नींद में खो गया। उसके खर्राटे वातावरण को एक ऐसी आवाज में बोझिल बना रहे थे जो मनुष्य के स्वर के बजाय चक्की की गड़गड़ाहट के ज्यादा नजदीक थी। जी हाँ, बड़े ही कम शब्दों में जिब्रान साहब ने बहुत बड़ी बात कही है और मैं कहना चाहूँगी कि मेरी आंखें भीतर की तरफ धंसी हुई हैं। शायद यह अमृता प्रीतम की तरह है या किसी और लेखक लेखिका की तरह है, ज़रूर बताइएगा। और हम सभी को अपने अपने उद्देश्य को हासिल करना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही।